टॉपिक जो है वो चिकनगुनिया पे है, तो इंशाल्लाह डॉक्टर सुमेरा इसको ब्रीफ करेंगी और मतलब वायरल फीवर के हवाले से और जो इसमें डीडी बनते हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है चिकनगुनिया का है, विच इज अ वायरस एक्चुअली। और असल में तो इसके साथ हमें तीन चीजें हैं जो सीजनल हिसाब से इस वक्त बड़ी इन है। वो जहाँ चिकनगुनिया है वहां पर साथ के साथ में डेंगू है। ये वायरस की भी हम बात करें क्योंकि मलेरिया अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक डेंगू है और एक पोंगो है। अच्छा, ये सीजनल इसलिए होता है, हमारे पास मलेरिया तो मुझे ऐसा लगता है पैंडेमिक है पाकिस्तान में, और जो चिकनगुनिया और ये सारे हैं ये सीजन के साथ आते हैं। और चूंकि इनमें इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि ये कंफ्यूजन हमारे पास ले देते हैं। क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि किसको हमें एंटरटेन करना है और किसको कहाँ तक हमें देखना है और किस तरह की हमारी मैनेजमेंट होगी। तो आज का टॉपिक हम सिर्फ उसी के नाम को मुख्तस कर देते हैं कि ये जो है चिकनगुनिया जो आया था वायरस, ये बेसिकली अमेरिकन बेस्ड था और एशियन कंट्रीज में 2001 से लेकर 2004 में ये डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ और लोगों ने देखना शुरू किया कि फीवर एंड जॉइंट पेन आ रहे हैं। अच्छा, ये वही टाइम पीरियड है जब डेंगू के आउटब्रेक्स भी हुए थे। तो इसके हवाले से जो पहली बात आई वो ये कि जब कभी भी इसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है या इसको हम सस्पेक्ट करते हैं, तो अनलेस डेंगू हैज बीन रूल्ड आउट, हम इस बीमारी को एक वायरल फीवर और वायरल हेमरेजिक फीवर लेकर इसलिए चलते हैं बिकॉज कमो देश इसके अंदर भी वही सब कुछ हो रहा होता है जो कि डेंगू में या किसी भी वायरस में होता है। यहाँ हम कॉन्गो को नहीं मिस कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोरोना की इसके अंदर एक बड़ी खास बात है, वो भी हम बात इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वो भी एक वायरस है और उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो कि हो रही होती हैं। नाउ द पॉइंट इज दिस कि कहाँ पर आकर हमें किस तरीके से देखना है और क्या करना है। तो एक तो ये कि अगर हमारा ये तो पाकिस्तान में तो खैर है ही, इंडिया और पाकिस्तान में प्रेवलेंट है ये चिकनगुनिया बहुत ज्यादा, जिसकी वजह हमारे पास उस मस्कीटो का भी जो है वो बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही होती है। एडीज इजिप्शियाई डेंगू को भी कैरी करता है, एडीज इजिप्शियाई उसको भी कैरी करता है, जो चिकनगुनिया है उसको भी। चिकवी के नाम से ये जो है अमेरिका और WHO ने इसकी गाइडलाइंस निकाली थी। इसमें जो चीज बाहर देखने के हवाले से थी वो ये कि इसका एपिडेमिक 2004 से 2011 तक बेहद से ज्यादा रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज में जब ये आया तो लोगों ने इसको HIV और साइड पर लगा कि ये वहां से आ रहा है, लेकिन इसकी जो मेन बात थी वो ये थी कि वो ट्रैवलर्स को हो रहा था जो आ रहे थे इन कंट्रीज से, जैसे एशिया से या कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह से आ रहे हैं, वहां पे ज्यादातर देखा गया था। अब इस बीमारी की जो फेजेस हैं वो दो हैं, अक्यूट फेज है और क्रॉनिक फेज है। तो अक्यूट फेज बेसिकली 7 to 10 डेज के अंदर सबसाइड कर जाता है। तो बेसिकली सबसाइड ऐसे हो रहा होता है कि नेचुरल किलर सेल्स और जो CD8 सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो वायरस को कर देते हैं किल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वायरस तो हट गया तो 7 to 10 डेज के अंदर अंदर अगर आपने PCR कराना है, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, PCR होता है इसका, तो वो पिक कर लेता है एंटीजन को और वो कहता है हाँ जी PCR पॉजिटिव है, तो चिकनगुनिया था। 7 डेज के बाद डिस्करेज इसलिए किया जाता है क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स ऑलरेडी इनको खत्म कर चुके होते हैं, तो बॉडी में आपको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो अगर तो इसके बाद आपने चेक करवाना ही है तो इसके बाद एंटीबॉडी चेक हो रही होती है, IgM IgG होती है, एलाइजा मेथड्स। अब IgM IgG की जो स्पेसिफिक बात है वो ये है कि IgM जो है वो अप टू 3 वीक्स to 1 मंथ रहता है, पॉजिटिव रहेगा, और जो IgG है वो कई सालों तक रहता है पॉजिटिव। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि जब आपने अक्यूट फेज गुजार दिया, अब चीज क्या है कि हम ये सब कुछ करवाएंगे और इसको सस्पेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर तो पेशेंट आपका इन 7 डेज के अंदर आपने प्लेटलेट फॉलो करना एज अ क्लिनिशियन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बेसलाइन CBC से उसके प्लेटलेट्स हमने देख लिए, उसको फॉलो कर लिया। एंड अच्छा चलें सर, सिम्टम से बात कर लेते हैं, मैंने कहा डायरेक्टली उसको चेक कर दें। सिम्टम्स इसके सिमिलरली
सिम्टम्स में इसमें जो आ जाते हैं वो हमारे पास फीवर है, इनिशियल अक्यूट फेज के सिम्टम्स अलग हैं, क्रॉनिक फेज के सिम्टम्स अलग हैं। अक्यूट फेज के सिम्टम्स में अक्यूट फेज के सिम्टम्स में हमारे पास जो है वो फीवर है, रैशेस है, पैरास्थीसियाज है, ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन ऑन द बोन्स एंड ऑन जॉइंट्स है। जॉइंट पेन हमारे पास 7 to 10 डेज के बाद स्टार्ट होते हैं। वो क्यों स्टार्ट होते हैं अभी हम उसके ऊपर आते हैं। ये जो अक्यूट फेज गुजर रहा होता है इसके अंदर रैश भी आ सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक रैश जो परफ्यूरिक रैश होती है वो भी आ सकती है, परफ्यूरा भी हो सकते हैं। हाई ग्रेड फीवर होगा जो कि हमारे यहाँ इग्नोर इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसको वायरल नहीं, या कई दफा ऐसा होता है कि हमारा जो ओपीडी सिस्टम होता है गली वाला, उसमें उस पेशेंट को एंटीबायोटिक 7 दिन के लिए मिलती है, फिर मरीज हमारे पास आ रहा होता है, तो बाय दैट टाइम उसकी ऐसी चीजें जो है वो सेटल डाउन हो चुकी भी होती है। यहाँ जो मानने वाली बात है और देखने की चीज है वो ये कि जो बॉडी एक्स हैं उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विदाउट एनी सेकंड थॉट। एनएसएड देने से गुरेज कीजिए क्योंकि अक्यूट फेज में सिवाय पैरासिटामोल के नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, अगर हम आइब्रूफिन देते भी है जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमनली दी जा रही होती है, या कॉन्स्टेंट फोर्ट लोग लेकर आ रहे होते हैं, या इसके अलावा डाइक्लोफेनिक सोडियम है, इसका रोल इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज अभी एक्टिवेट हुई नहीं है जिसको हमने किल करना स्टार्ट कर दिया हुआ। ये टाइम पीरियड वो है जहां पर प्लेटलेट्स की अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। प्लेटलेट्स आपको इसलिए सिम्टम्स के साथ साथ देखने पड़ेंगे क्योंकि जब एक पीक आएगी नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की, उसके बाद से आपको नहीं मालूम कि ये अपर साइड पे जा रहा है या लोअर साइड पर आ रहा है। अक्यूट फेज रिएक्टेंट अगर ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है, उस सूरत में प्लेटलेट काउंट को हायर अप जाना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये वायरल है तो ये लोअर साइड पर आ जाएगा, नॉर्मल बेसलाइन या लोअर साइड होगा। इट डजंट मीन कि ये बिल्कुल 150 से बिलो में आ जाए, इट कुड बी समवेयर इन बिटवीन 200 to 150। We need to wait till we rule out that this is not dengue, this is not viral hemorrhagic, patient is not bleeding from any side। तो उसके लिए हमने मरीज को वही तमाम सारी जो हिदायत हम लोग पहले देते हैं कि आपने ब्रश नहीं करना है, टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी हार्ड चीज को नहीं खाना है, और वही जो हमारे डेंगू और वायरल हेमरेजिक फीवर के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो सब बता देने होते हैं। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट टू एनी एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आस्क्ड। हम लोग नहीं सवाल कर रहे होते, लेकिन अब आजकल एक जो सिस्टम हुआ है कुर्बानी की खालों का, तो याद रखिए कौन उससे भी फैल रहा होता है, तो यू नीड टू आस्क हिस्ट्री इन स्पेसिफिक कि किसी एनिमल कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ है। डेंगू के हवाले से घर में अब पौधे फूल है नहीं है, पर्दों में है नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते, तो डेंगू कैन नॉट बी रूल्ड आउट अंटिल एंड अनलेस प्रूवन हो जाए। 10 दिन के बाद अब आ जाता है फेज जो सब अक्यूट कह लीजिए या क्रॉनिक की तरफ अब इसकी रवानगी स्टार्ट हो गई है। ये वो जगह है जहां पर हमारा जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट होता है। ये वही रिस्पॉन्स है जिसने कोरोना में ARDS करवाया। अब कोरोना में जो मौत हो रही थी वो हो रही थी ब्लास्ट क्राइसिस की वजह से हो रही थी और हो रही थी ARDS की वजह से। ये दोनों काम वायरस के नहीं है, ये हमारा अपना सिस्टमिक रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जो बॉडी अचानक से उसके साथ में रिएक्ट करती है। और एंड वी केम अप टू एनीथिंग, नॉट एवरीबडी डेवलप ब्लास्ट क्राइसिस, नॉट एवरीबडी डेवलप ARDS। डेंगू में भी इसी तरीके से जो सिस्टमिक रिस्पॉन्स है वो फिर ARDS की तरफ लेके जाता है और फिर वो लंग्स को हार्ड कर देता है एवरीथिंग। सिमिलरली चिकनगुनिया में यही सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जहां एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी या जॉइंट्स की इरोजन स्टार्ट करती हैं। तो सवाल ये आता है हमारा सिम्टम्स एंड साइंस के ऊपर कि वो कौन सी जगह है जहां पर हम कहें कि ये जो है वो चिकनगुनिया का है या ये कोई इनका प्रॉब्लम पुराना ही चल रहा था उसकी फ्लेयर अप है। उसके बारे में ये जानने के जो मरीज हमारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो ज्यादा फ्लेयर अप में जा रहे होते हैं और वो ज्यादा इन तमाम सिम्टम्स में उनमें ज्यादा सामने आ रहे होते हैं। एज होती है मोर देन 45, डायबिटीज है, इसके में हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, या पेशेंट किसी वजह से स्टेरॉइड्स पे, एंड देयर इज अ कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीजेस जितने भी रोमेटोलॉजिकल डिजीजेस हैं, अगर उनके साथ है मरीज then there are more chances that they are going to develop
those spondyloarthritis and rest of the joint diseases. तो क्या इसमें मरीज के हमें किस चीज को फॉलो करना है, उसमें हमारा हिस्ट्री और हमारा जो रिकॉर्ड होगा, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आपके पास आ ही रहा है ओए नीज के साथ, मगर ये ओए नीज स्टैटिक है, सही है, ओए नीज है, हमें मालूम है माइल्ड टू या मॉडरेट टू सीवियर लेट्स से है, स्पेस बहुत रिड्यूस है। आपके पास मरीज आता है कि मुझे फीवर हुआ था और उसके बाद से घुटना अचानक से इन्फ्लेम हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि वो वाकई रेड भी है, उसमें फ्लक्चुएशन भी नजर आ रही है और वो इन्फ्लेम्ड है। दैट मीन्स कि उसको चिकनगुनिया की वजह से ही ये तमाम मामला है। हमारे पास बहुत सारे मरीज ये कहकर आ रहे थे कि चिकनगुनिया की वजह से जो खराब हो गए, वो उनका जो ऑलरेडी शार्कआउट जॉइंट था लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं है, टीनोसाइनोवाइटिस नहीं है, साइनोवाइटिस नहीं है। साइनोवाइटिस एंड टीनोसाइनोवाइटिस एग्जामिनेशन के ऊपर आपको सिर्फ एक्टिव होते, पैसिव की तो आपने पेशेंट से हाथ ऊपर करवाए, नीचे करवाए, जॉइंट जो है उसकी फ्लेक्शन कराई, उसकी एक्सटेंशन करवाई, उसी में आपको जो है वो क्लियर हो गया कि ये चिकनगुनिया की कॉन्सिक्वेंसेस है या पुराना आर्थराइटिस है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। ये पेशेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर आकर हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, वो चेंज हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो WHO ने हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए और खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए दी थी, उनमें यह था कि जहां हम पैरासीटामोल के साथ में, अब पैरासीटामोल एक तो फीवर के साथ काम कर रही है और एज ए पेन किलर, एज एनर्जीजिया भी काम कर रही है, मगर पेन अगर बेहद सीवियर है जो कि बॉडी एक्स होते हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे पास कोडीन है, उसमें हमारे पास ट्रेमोल है जो हम दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। अक्यूट फेज में हम कभी भी प्रेडनिसोलोन नहीं देंगे। इसके ऊपर भी स्टडी हो गई थी कि भाई अगर ये तमाम चीजें इम्यून रिस्पॉन्स के उसमें आती हैं, then why not give something which is going to keep this immune response in to suppress करने के उसमें हमारे पास काम आ सके। But somehow it was denied not to be given in acute phase. When to give this is कि ये जब chronic phase में आ चुका हुआ है और अब हमारे पास रेडियोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, हमारे पास सारी चीजें आ रही है कि हाँ ये इन्फ्लेमेशन की साइड पे जा रहा है, तो अब हम देंगे। तो क्या लैब्स करवानी चाहिए, क्या हमें CCP, एंटी CCP, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास स्टडी में आए हैं जो 70% पेशेंट्स ऐसे थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे उस वक्त तक, till they develop high grade fever and joint pain, और after developing this chikungunya उनका एंटी CCP भी पॉजिटिव आया and they were checked for HLA-B27, they turned out to be positive, they found to have RA positive as well। ये वो मरीज थे जो आगे जाके डिब्लिकेटिंग और एक आई वुड से कि एक उनके अंदर डिसेबिलिटी जो थी वो भी डेवलप हो गई। द रीजन इज दिस कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस थे, इन्होंने हमारे जॉइंट्स के अंदर जाकर इरोजन बाकायदा क्रिएट करना स्टार्ट किए। ये वो मरीज हैं जिनको स्टेरॉइड की जरूरत है। अब सवाल ये होता है कि हमने स्टेरॉइड कैसे और कितने डोज में देना है, तो 10 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन फॉर 4 वीक्स हम देते हैं और उसके बाद उसको टेपर ऑफ करते हैं। टेपर ऑफ करने के बाद 4 वीक से ज्यादा हमने प्रेडनिसोलोन नहीं देनी। रीजन इज दिस, इफ वी आर गोइंग टू गिव प्रेडनिसोलोन फर्दर मोर डेज, तो एक तो ये इम्यूनिटी का खराब करेंगे पेशेंट की, एंड सेकेंडली हमें इसके बाद डिमार्ड की जरूरत है। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स जो हैं उनका मकसद यही होता है कि स्टीरॉइड 4 हफ्ते से तक मैक्सिमम देकर इसको अब टेपर ऑफ किया जाए और यहाँ से वो दवाइयां जो है अपना असर शुरू कर देंगी। तो इसके अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो तमाम वही हैं जो मीथोट्रेक्सेट है, HCQ है, सल्फासालाजीन है। लिफोरा इतनी इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली वो वाले पेशेंट्स में। सॉरी सर, नहीं, एंटीवायरल अप टिल टुडे कोई सर एंटीवायरल इसकी नहीं बनी है, हमें ना एंटीवायरल मिल सकी है, ना हमें अभी तक इसकी वैक्सीन जो है वो मिल सकी है। तो ये दोनों चीजें जो है हमारे पास है ही नहीं। और वायरल बेसिकली ये अगर हम एंटीवायरल जितनी भी जो कहना चाहिए कि नोवेल्टी ड्रग्स थी हमारी, अगर हम वो दे भी देंगे तो भी इट इज नॉट गोइंग टू प्रिवेंट दैट सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। सेल्फ लिमिटिंग है, पर 60% सेल्फ लिमिटिंग है, 40% गोज इनटू क्रॉनिक। उसमें भी क्रॉनिक में 3 months to 6 months के अंदर इसकी रेजोल्यूशन है।
3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के अंदर वो लोग वापस आ जाएंगे जिनकी डिब्लिकेटिंग डिजीजेस कोई ना हो। अब जिसके अंदर आ गई है, जो RA पॉजिटिव हो गया है, जो जिसका इसलिए B27 पॉजिटिव आ गया है, उसकी हमें फिर मॉनिटरिंग करनी होगी फॉर अनदर 1 ईयर। उस 1 ईयर में हम उसको ये समझा के भेजेंगे कि तुम्हारे फ्लेयरिंग अप ऑफ सिम्टम्स होंगे तो तुमने कब हमारे पास वापस आना। तो इसकी जो बेसिक हमारी सारी वो बात है वो ये है, अगर मैं इसको नक्शल में करूं तो सबसे पहले तो ये कि रूल आउट कर दीजिए कि वायरल हेमरेजिक नहीं है। दूसरी बात यह है एनएसएड इस्तेमाल नहीं करने हैं, ना ही आयरन को इंजेक्शन लगाने हैं, ये हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। ब्रूफेन इसमें दी जाती है एज अ पेन किलर, क्रॉनिक फेज में देंगे वंस डेंगू इज रूल्ड आउट। ब्रूफेन हम कितनी दे सकते हैं? ब्रूफेन हम 400 मिलीग्राम थ्राइस अ डे दे सकते हैं इसको। इसके अलावा हम एक्लोफेनिक सोडियम जो है वो 200 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। डाइक्लोफेनिक जो है वो हम दे सकते हैं इसमें 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। और कोडीन के साथ में आप कॉम्बिनेशन में जो है वो पैरासिटामोल की एनाल्जेसिया वो दे सकते हैं। ये बेसिक जो काम होगा वो सारे का सारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जहां पर हमें इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है मसल्स और टेंडन्स की। अगर साइनोवाइटिस हो चुका है तो फिर आप प्रेडनिसोलोन देने में टाइम मत लगाएं, क्योंकि हमें जॉइंट्स को बचाना है, अदरवाइज दिस माइट लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी एज वेल। तो दिस वाज इट। नहीं सर, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज मुझसे बच हो गई, ये मैंने इसमें लिखी हुई है, नजर इसमें पड़ी तो मुझे याद आ गया। जो पैरास्थीसियाज या ओवर सेंसिटिविटी ऑफ स्किन अगर हमारे पास आती है इन्हीं तमाम चीजों के साथ में, तो इसमें TCA का बहुत अच्छा है, एमिट्रिप्टोलिन का अच्छा रोल है और प्रीगैबलिन का भी है, गाबापेंटिन का भी है, बट अगेन प्रीगैबलिन एंड गाबापेंटिन सेडेटिव्स, हाई सेडेटिव्स हैं। उससे ज्यादा बेहतर है कि हम TCS जो हैं वो दे सकते हैं, वो इजी अवेलेबल भी होते हैं। और हमारे पास हमारा जो मकसद है इंटरएक्टिव सेक्शन है, तो अभी हमारे पास 7 मिनट है। मैं चाहूँगा कि हर जो हमारा RMO है उसको अपना इनपुट दे, तो इसको हम मैं और रजा साहब इसको वाइंड अप करते हैं। आप अगर आपके पास तरह के केसेस आ रहे हैं, आप 2-2 मिनट का मुझे से बताएं आपसे क्या। हाँ, आपसे आप मुझे बताइए कि जो आपके पास तरह के केसेस आ रहे हैं। मेरे पास इतने केसेस नहीं आ रहे, बस गायनी के आ रहे हैं, उसी में सिंपल पेन का वगैरह देती हूँ। आर्थराइटिस के ऐसे पेशेंट नहीं आ रहे। ऐसे केसेस आए तो नहीं है, बस आर्थराइटिस जो क्रॉनिक आर्थराइटिस है वही आती है हमारे पास, और फीवर वगैरह के साथ भी आजकल नहीं आ रहा। जी टेस्ट करवाते हैं ना हम सारे, जैसे सीरम यूरिक एसिड करवा लिया हमने, पहले CBC करवा लिया, उसके बाद RBS भी करवाते हैं कि कहीं शुगर तो नहीं है, सीरम यूरिक एसिड करवाते हैं, विटामिन D3 करवाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन डिफरेंशिएट भी करते हैं, लेकिन और उसके बाद आर्थराइटिस है इसको या रुमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं ना, RA फैक्टर सबसे ज्यादा NTCCP करवा लेते हैं, वो करवा लिया। फिर कहीं जिस जॉइंट में ज्यादा पेन होता है उसका एक्सरे करवा लिया। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई केस तो नहीं आया अभी तक, क्योंकि RA फैक्टर में इतना ज्यादा नहीं है, वो क्लियर होता लिमिटेड आया तो नहीं है चिकनगुनिया वैसे तो सिम्टम के साथ फीवर के साथ साथ जॉइंट पेन के और रैशेस के केसेस तो आ ही रहे हैं सर। अब वो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि इधर ये चिकनगुनिया है ये क्या है, लेकिन डेंगू का तो NS1 करवा के हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि खुदा खास्ता डेंगू तो नहीं है। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम फिर आप जैसे बता रही हैं पैनाडोल वगैरह ये सिम्टोमेटिक हम दे के उसको थोड़ा सा रिलीफ तो मिल जाता है। लेकिन फिर भी यह है कि कोई ऐसा सीरोलॉजिकल टेस्ट आप जैसे बता रही हैं कि कोई अवेलेबल है नहीं जिसको हम करके देख सकें। हमारे पास 2 रीडिंग्स आ जाती है प्लेटलेट काउंट की, पार्ट ऑफ 72 आवर्स का डिफरेंस के साथ में, जिसमें इसमें प्लेटलेट डिराइव नहीं है। ठीक है, फीवर का 5वां दिन आ चुका है, उसने प्लेटलेट नहीं ड्रॉप किए हैं, दैट मींस कि ये अब प्लेटलेट और प्लेटलेट हायर साइड के ऊपर जा रहे हैं या उसी को मेंटेन कर रहे हैं। Then we can say honestly, this is not dengue. सही।
तो ये इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डेंगी एंटीजन या एनएफएल लोग वो करवा रहे होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे पास नेगेटिव आ सकता है। डेंगी लोग भी अगर आपके पास इतना स्टेबल आ रहे हैं, स्टैटिक आ रहे हैं या राइजिंग पैटर्न में आ रहे हैं, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड कि हाँ ठीक है, ये डेंगी नहीं था, अक्यूट फीवर की हिस्ट्री थी, 7 दिन की हिस्ट्री थी, 1 हफ्ते से बुखार हो रहा है, बहुत दवाइयाँ खा ली, री ब्लॉक भी खा ली, सारी दवाइयाँ खाकर आ गया, दर्द बुखार नहीं उतरा, दर्द नहीं था। अब हम आगे फॉरवर्ड इस बात से होकर कर सकते हैं कि ये दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ चिकनगुनिया। उसमें भी अभी इरोजन स्टार्ट नहीं होगी, हमें ईएसआर अगर आपने करवाना ही है तो आप दूसरे हफ्ते के अंदर ईएसआर करवाइए, सीआरपी करवाइए, आरएफएक्टर करवाइए, ये जो हमारी आर्थराइटिस वाली चीजें हैं वो उसी तरफ सीआरपी का कोई रोल है? साइटोसिन जो बनेगा ना वो मेनली बनेगा सिम्पटम्स के ऊपर, सिम्टम्स के ऊपर सारे सिम्टम्स पे आपको डील करना है, अदरवाइज कोई टेस्ट इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। सही। तो वो सीआरपी का काम और दूसरी चीज ये कि इसमें एंटीबायोटिक का रोल कोई नहीं है, एंटीबायोटिक कोई रोल नहीं है। आपके पास दिक्कत आ रहा है, आपको कोई वायरस आपको कोई नहीं मिल रहा, उसको कोई सिम्टम नहीं मिल रहा, आपने टेस्ट टीबी करवा लिया, कोई लिम्फोसाइटोसिस नहीं मिल रहा है। अच्छा ये नहीं 2-3 केसेस हमारे में मैडम कह रही है ना, तो ये प्लस पॉइंट है ना आपके लिए, आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, आपको हिस्ट्री लेके आप फौरन उसका डायग्नोसिस बनाएं, अच्छा जैसे टाइम देना पड़ेगा मुझे। हम आपको भी आएगी बात है। अच्छा 1-2 केसेस हमारी ओपीडी में आए थे, रूबीना आपके पास भी आए तो उसमें थोड़ा सा नहीं भाई, नहीं वो उन्होंने रेफर कर दिया था, रेफर आउट टू मेडिकल ओपीडी। सर सीआरपी का रोल इसमें मैं स्पेशली आपको बता दूं, सीआरपी का रोल ये होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हायर टाइम आएगा, 7वें दिन और 10वें दिन के बाद अगर आप सीआरपी करा रहे हैं तो वायरल होने के सूरत में सीआरपी को बिल्कुल कम हो जाना चाहिए, क्योंकि वायरल में भी सीआरपी बढ़ता है, बट बाय द टाइम वायरल लोड इज गॉन, वायरल से हमारे पास फॉलोअप का इशू है तो इस वजह से अगर आप मरीज समझा रहे हैं वो पहुंच जाएगा। मैं तो डायलिसिस में होता हूँ, अभी 4-5 दिन से ओपीडी में आया हूँ, तो ऐसा कोई केस से इत्तेफाक नहीं हुआ। वैसे आपने जो बताया बहुत अच्छा सब पॉइंट उसको किया फॉलो, मतलब सारा सही बात। देखिए जो मैडम ने बात की ना, उसमें जो भी पेशेंट फर्स्ट हमारे पास आ रहा है ना ओपीडी में फीवर के साथ, तो हम उसको वायरल ही सस्पेक्ट करें कि वायरल ही है इसको, ठीक है ना। फिलहाल उसको मेडिसिन दें, सिंपल पेनाडोल पे रखें और उसकी हिस्ट्री लेने के बाद अगर आप जरूरी समझते हैं कि भाई इसका टेस्ट होना चाहिए, एक सीबीसी करवा लें। सीबीसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका ल्यूकोसाइट काउंट क्या जा रहा है, उसका क्या पैटर्न है, ल्यूकोपीने में जा रहा है क्या जा रहा है, प्लेटलेट्स कैसे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप सपोज कोई हिस्ट्री आपको श्योर शॉट मिल रही है कि उसको शिवरिंग भी हो रही है, हाई ग्रेड फीवर भी है, बैक एक भी हो रहा है, तो आप चाहें तो डेंगू और एमपी साथ साथ करवा लें, लेकिन फर्स्ट उसमें उसके अंदर एंटीबायोटिक बिल्कुल ना दें, ना एंटीबायोटिक दे ना आइबुप्रोफेन दें, सिंपल पेनाडोल पे रखें, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा हमें ब्रीफ दिया है, और दूसरी बात ये कि हम ये चाह रहे थे कि ये प्रोग्राम या जिस तरह से भी प्रोग्राम है इस टॉपिक को हम एक ही स्टेशन में ना करें, लेकिन आपने बहुत वाइडली इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा बाकी है, हाँ मैं कॉन्गो हो गया, इसके बाद आगे अच्छा मैं थोड़ा प्रोग्राम लेट हुआ था। आज मकसद कहने का ये है, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की कॉम्प्लिकेशन के हवाले से, आर्थराइटिस के हवाले से, और आर्थराइटिस माशाल्लाह हमारी डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है, तो उसमें बहुत जितना बोलेंगे वो काम है। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह आर्थराइटिस में जो हमारे पेशेंट भी देख रही हैं, तो थिंग इज डैट कि जो हमारे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है फीमेल्स की तरफ आ रहे नहीं आ रहे, तो हमें AHCC में इस बात की फैसिलिटी है कि आप प्रॉपर हिस्ट्री लेके, जैसे डॉक्टर जिया हैं, डॉक्टर अजहर हैं, डॉक्टर मुश्तबा हैं, ये फौरन रैपिड टेस्ट करवाते हैं इसका, और जो चीज़ अभी अवेलेबल, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध से चिकनगुनिया का टेस्ट अवेलेबल है कि मार्केट में, हमारे पास एक लोगों ने अप्रोच की है, तकरीबन वो लियाकत में भी हो रहा है और शायद आखान में भी हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह आपको, उन्होंने अप्रोच किया हमारी लैब से, तकरीबन कोई 2000 तक का टेस्ट है, मैं उससे आपको मैं उसका सॉरी नहीं, वो अभी मैंने उनको बुलाया है ना, वो आज बुलाया है, वो उसमें आज आएंगे, उसके मुझे सिर्फ मुझे कहा था कि हमारे पास कुछ किट्स मौजूद है, तो मैंने 12 बजे इनको बुलाया है उसके। हाँ जो बजाय तो वही चीज़ है जिसको आपको ज़्यादा अपडेट है, तो बस बेसिक जो मकसद यही कि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो डॉक्टर साहब ने बताई है उससे बचा जाए, सेल्फ रेमेडी है, ये हो जाएगा। और इसमें जो हमारी जो मेरी शामी प्रैक्टिस में भी ऐसा ही हो रहा है, जो पेशेंट आ रहे हैं वो दूसरी जनरल प्रैक्टिस में जाते हैं, वो उनको मुख्तलिफ तरह की एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और वो फिर उनकी जो भी डायग्नोसिस होती है वो ऑलमोस्ट कट जाती है।
वो चीज़ हो नहीं थी नहीं है। इसमें एक मुझे आपसे बात करनी थी, पूछा था कि इसमें आईवी पैरास्टामोल का क्या रोल है? आईवी पैरास्टामोल का नहीं पर ट्रायल दिया ही नहीं है इन लोगों ने, क्योंकि फ्लेयर अप है नहीं ना, ये क्रॉनिकली स्लोली जो है वो नहीं, मैं एक्यूट फेज में जब आता है ना पेशेंट बहुत हाई ग्रेड। फेज में कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है, Acute phase- जी जी। नहीं, अच्छा आईवी प्रेडिक्ट नहीं आईवी पैरास्टामोल, सॉरी, प्लाज्मा की बात करें। नहीं मेरा पैरास्टामोल आप तक आवाज पहुंची है। नहीं वो तो है बस। जी नहीं, हमारे पास हम यहाँ मंगवा रहे हैं जो आईवी पैरास्टामोल इस वक्त जितने भी जो है जमालपुर में, लियाकत में, उस्मानिया में, हाँ, तो इसका नहीं मैं इस एक्यूट फेज की बात कर रहा हूँ। फीवर जब सबसाइड नहीं होता ना, तो इसमें मेरी प्रैक्टिस में इसका बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रोल है, आपको ही पता है। तो अगर हमारे पास है, मौजूद है, अगर हम हमारे पास बात की फैसिलिटी, अगर आईवी का अच्छा रोल है तो हम यहाँ से भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बस बात को इस तरह से वाइंड अप करते हैं कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो सेशन होगा, हम कोशिश करेंगे इसको हम मंथली करें, और मंथली करके चाहे 20 से 30 मिनट्स का कर लें, और ताकि हमारी ओपीडी मुतासिर ना हो। और हमारी कोशिश ये होगी, अब हम हर ट्यूसडे को करेंगे। इस दफा ट्यूसडे का कुछ मसला था, तो हम हर ट्यूसडे को नेक्स्ट टाइम से इसको आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा, और या तो इसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर हम जो है वो डॉक्टर मुश्तबा से या किसी से भी कहके कोई नया टॉपिक दीजिए। हाँ नहीं, तो हम वो भी करेंगे। तो जैसे ही होगा मैं सीएमओ साहब से डिस्कस करके अगला टॉपिक कोई भी हम दे देंगे। जैसे इस वक्त जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं ज्यादातर, स्पेशली अस्थमा तो नहीं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक ऐसा टॉपिक है जो सब बहुत ज्यादा फैला हुआ है। फीवर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इस बारे में भी हम जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।